हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक मैनेजमेंट एग्जाम्स। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ना गाइस, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने ऑलरेडी इस पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लिया था, वो है क्रिटिकल रीजनिंग। नाउ व्हाई इज क्रिटिकल रीजनिंग सो इम्पॉर्टेंट? ये एरिया गाइस स्टूडेंट ज़्यादातर फोकस नहीं करते हैं, बट क्योंकि they feel that direct questions on this area we've not seen in the recent years, but I'll tell you what, बहुत ही secretively ये जो critical reasoning के questions है, they have been integrated with your RC। तो स्पेशली अगर आप 2019 का पेपर देखोगे तो 24 क्वेश्चंस आरसी में जो थे, उसमें से मैं आसानी से बोल पाऊंगी कि आपको कि 15 से 16 क्वेश्चन उसमें से क्रिटिकल रीजनिंग टाइप के थे। तो जब तक आप इस एरिया पे फोकस नहीं करोगे ना, आप अपना आरसी ठीक से नहीं कर पाओगे। एक्चुअली आपका आरसी बिल्कुल भी ठीक से नहीं हो पाएगा। यू हैव टू लर्न क्रिटिकल रीजनिंग गाइस, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अलोंग द लाइंस ऑफ रीजनिंग। क्यों? क्योंकि जो कैट का पैटर्न है ना गाइस, वो अब सिर्फ लैंग्वेज नहीं रह गया है। जो वीआरसी सेक्शन है वो लैंग्वेज, यस लैंग्वेज एक टूल बन गया है, पर मेन जो फोकस वहाँ पे हो गया है, वहाँ पे रीजनिंग पे है। सो लैंग्वेज इज अ टूल, यस, विथ विच वी कैन अराइव एट द राइट रीजनिंग, पर हमको लॉजिक और रीजनिंग के बारे में प्रैक्टिस करना चाहिए। वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट्स ऑल अबाउट आवर लॉजिक। तो ये अगर हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करें, देन वी विल बी एबल टू इंश्योर 100% एक्यूरेसी इन ऑल द क्वेश्चन दैट वी आंसर। सो जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म को नहीं सब्सक्राइब किया, गाइस प्लीज सब्सक्राइब सून। इट इज़ हाई टाइम गाइस, आप अपना प्रिपरेशन को फुल फ्लैश तरीके पे हमको स्टार्ट करना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए। जितना करे उतना कम वाली बात होने वाली है अब। तो अगर आप अभी नहीं करोगे देन इट विल बी डेफिनेटली वेरी लेट। सो प्लीज सब्सक्राइब गाइस। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर दीज ईयर्स व्हेन आई हैव सीन स्टूडेंट्स। अंत में जाके हमको स्ट्रगल नहीं करना है। सितंबर अक्टूबर में हमको जाकर वी शुडंट गेट वरीड, डिप्रेस्ड, कैसे होगा ये सब, ये नहीं चाहिए हमको। और फिर उसके बाद कैट हो जाता है एंड यू डोंट गेट द परसेंटाइल दैट यू वांट, फिर आपको वापस एक साल रुकना पड़ता है। सो ये सब अवॉइड कीजिए। इट हैपेंस वंस अ ईयर। मेक फुल यूज ऑफ दैट टाइम गाइस जो आपके पास है प्रिपेयर करने के लिए, एंड सो दैट वी कैन इंश्योर दैट वी गेट इनटू द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आवर चॉइस। I will be taking the entire VRC syllabus guys, not to worry। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो डेली लाइव क्लासेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इंश्योर कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। लाइव क्विज एंड टेस्ट है जिसमें आपको अपना परफॉर्मेंस दूसरे के कंपैरिजन में भी पता चलता है। ये सब आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस पे। ऑल द टॉप एजुकेटर्स इन दिस स्पेस, यू कैन बेनिफिट फ्रॉम देम। वन टाइम सब्सक्रिप्शन, देखिए कितने बेनिफिट्स, लाइव क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन, नो लैंग्वेज बैरियर, वो तो आप देख ही रहे हो। और अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप डेफिनेटली वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो, एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हो। हर 4th सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, लाइव पोल्स होते हैं। सो क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव होते हैं गाइस। डिटेल रिपोर्ट एंड एनालिसिस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वी वांट टू नो ना वेयर आर वी इन कंपैरिजन टू अदर्स। वही तो हमको बताएगा हमारा परसेंटाइल क्या है, जो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट्स देखते हैं। दैट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बोला है कि हमारा जो जर्नी है वो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तक साथ में रहेगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक आप कैट को करोगे, फिर उसके बाद अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स आएंगे, फिर उसके बाद हमारा फॉर्म फिलिंग, हमारा रिटन एबिलिटी टेस्ट, हमारा ग्रुप डिस्कशन, हमारा पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें होंगे। तो कहीं ना कहीं जाकर आप देख रहे होंगे कि कुछ ही दिन पहले आईएम ने अपने फाइनल सिलेक्शन के लिस्ट अनाउंस किए। तो वो लिस्ट कब अनाउंस होते हैं? मई में अनाउंस करते हैं। तो तब तक आपको इस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप देखो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के प्लान में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 मंथ के प्राइस का डिफरेंस है। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे रितु MBA, देन डेफिनेटली यू विल गेट अनदर 10% ऑफ। ओके, सो राइट गाइस, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट सब्सक्राइबिंग, बिकॉज इट्स हाई टाइम। ओके, और आज हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्रिटिकल रीजनिंग एरिया के क्वेश्चंस पर। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग में ये जो क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वाई इज़ दिस सो इम्पॉर्टेंट गाइस, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, वाई इज़ दिस सो इम्पॉर्टेंट? ये देखिए यहाँ पे इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड ग्रेटेस्ट एडिशनल सपोर्ट। ये जो क्वेश्चन है एडिशनल सपोर्ट वाला, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। वाई? क्योंकि जो पिछले एग्जाम में थे गाइस, एडिशनल सपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे।
नाउ व्हाट इज एडिशनल सपोर्ट, यहाँ पे स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं, वो समझ नहीं पाते क्वेश्चन को ठीक से. सी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक पैसेज दिया है विच इज़ अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ आंवला, वो पैसेज का मेन पॉइंट है कि वन शुड कंज्यूम आंवला एवरी डे इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड हेल्थ. ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड स्ट्रेंथन द ऑथर्स ओपिनियन. एक ऑप्शन बोलता है येस आंवला इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. ये आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि ये एडिशनल सपोर्ट नहीं देता है, ये स्ट्रेंथन नहीं करता है. दिस डज नॉट मेक द क्वेश्चन स्ट्रॉन्गर, इट इज जस्ट अ रीस्टेटमेंट. हमको रीस्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमको ऐड करना है क्वेश्चन में. सो वी हैव टू गिव एन अदर एविडेंस, वी हैव टू गिव एन अदर एग्जाम्पल, वी हैव टू गिव एन अदर रीजन in order to support the author's claim. तो आप लोग ये ऑप्शन चूज कर सकते हो जो बोलता है yes आंवला is loaded with vitamin C which is a great immunity booster which ensures good health. तो वहाँ पे एक additional support आ गया, विटामिन सी immunity boosting health booster. तो वैसे हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो ये सब ट्रिप्स ट्रिक्स और टेक्निक्स याद करना बहुत ज़रूरी है. हाँ, आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक आप आंसर पे नहीं अराइव कर पाओगे. So we have to understand कि ये सब टर्म्स का मतलब क्या है. What is assumption? What is conclusion? What is inference? What is additional support? What is weakening? इसीलिए मैं आपको critical reasoning के जितने भी सारे question types होते हैं उसका practice करवा रही हूँ. Okay guys, I hope you have understood this. आइए अभी question को try करते हैं. So please go through this question guys. Come on everyone, try this out. Do active reading. याद रखिए active reading का मतलब है read plus understand. हम लोगों को क्वेश्चन इंडिपेंडेंट हो जाना है. एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, मतलब बार बार जब ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हैं बार बार जाके रिग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन में बार बार वापस ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दैट. 1 आवर में 12 मिनट्स ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स वेस्ट करते हैं रिग्रेशन में, तो वो हमको अवॉइड करना है. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एडिशनल सपोर्ट फॉर एडिटर्स कंक्लूजन, एडिटोरियल्स कंक्लूजन. तो देखो कि कंक्लूजन क्या है, उस पर मेनली फोकस करो. क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक 5 to 10 सेकेंड्स बैठ के रिफ्लेक्ट करो कि क्वेश्चन ने आखिर बोला क्या है. ओके राइट, लेट्स स्टार्ट ट्राइंग दिस आउट गाइस. ओके, कंज्यूमर्स इन नॉर्थ अमेरिका थिंक दैट बाय ड्रिंकिंग फ्रोजन कॉन्सेंट्रेटेड ऑरेंज जूस. तो ये है कंज्यूमर्स के बारे में, ये है फ्रोजन कॉन्सेंट्रेटेड ऑरेंज जूस के बारे में. और उनको लगता है ये करने से दे आर सेविंग एनर्जी. कैसे? क्योंकि कम ट्रक्स चाहिए, फ्यूअर ट्रकलोड्स चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन में इतना एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, इतना फ्यूल वेस्ट नहीं हो रहा है, तो इनको लगता है कि हमारा एनर्जी सेव करेगा. ठीक है, बट ये की वर्ड है, रिमेंबर हमने डिस्कस किया था. ऑलवेज फोकस गाइस कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स पे, बट, येट, हाउएवर, दो, ऑल्दो, इन पे हमेशा फोकस करना है. बट दे आर मिस्टेकन. बाय The amount, who are mistaken? The consumers are mistaken. Author को लगता है कि जो ये consumers बोल रहे हैं वो गलत है, वो जो सोच रहे हैं वो गलत है. Why? The amount of energy required to concentrate the juice is far greater. जो इस जूस को बनाने में, उसे concentrated form देने में जो energy लगता है वो far greater है. तो author का editorial का conclusion क्या है कि no, frozen concentrated orange juice is not an energy saving option because it requires more amount of energy. अब इसको हमको strengthen करना है. हाँ, हमको बोलना है कि yes, frozen concentrated juice actually requires more amount of energy. Okay, तो अब आइए हम लोग options को बैठकर साथ में eliminate करते हैं. याद रखना है elimination method से ही selection होगा guys. Do not try and search for the right answer. Always eliminate the wrong ones. You'll be left with your right one. Elimination method is the key for any question in your VARC section. Okay, A. Freezer trucks use substantially more energy per mile driven than do any other type of trucks. ये जो freezer trucks है वो बहुत energy use करते हैं. अब हमको freezer trucks किस में चाहिएगा? हमको freezer trucks इसलिए चाहिएगा क्योंकि frozen concentrated juice है, तो इनको पहुंचाने के लिए हमको freezer trucks की ज़रूरत पड़ेगी. तो ऑथर बोल रहे हैं कि उसमें बहुत energy लग जाता है. Fair enough. B को देखते हैं. Frozen juice can be stored for several years. While non-from concentrated juice lasts a much shorter time. now आपको सोचना पड़ेगा, पैसेज जो है एनर्जी सेविंग के बारे में है, ये ऑप्शन जो है वो स्टोरेज के बारे में, कितने साल हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इररेलेवेंट है, इट्स नॉट ऑन टॉपिक.
सी oranges grown in Brazil make up an increasing percentage of the fruit used in non-from concentrator. ये भी ऑप्शन एनर्जी के बारे में नहीं है. It's talking about कौन से oranges यूज होते हैं उसमें. That is not our concern. D, a serving मतलब एक कप या ग्लास of not from concentrate juice takes up to 6 times more space. स्पेस ज़्यादा लगता है. अब हमारा इशू स्पेस भी नहीं है, हमारा इशू तो एनर्जी है. तो देखिए एलिमिनेट करके हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है गाइस. आवर आंसर ऑप्शन बिकम्स ए. I hope you've understood this guys. Our answer option is A only because we focused on the keywords that what students don't do. Okay, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यहाँ पे फ्रीजर ट्रक्स के बारे में दिया है पैसेज में, तो फ्रीजर ट्रक्स के बारे में कुछ दिया नहीं है. तो हमको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बात हो रही है गाइस किसकी. यहाँ पे बात हो रही है एडिशनल सपोर्ट की. तो जब हम लोग एडिशनल सपोर्ट की बात करते हैं देन स्टिकिंग टू द टॉपिक वी आर गिविंग मोर डेटा. तो मोर डेटा कौन सा ऑप्शन दे रहा है. ए. बट वी हैव टू स्टिक टू द टॉपिक. टॉपिक क्या है, एनर्जी है. बी क्या था, स्टोरेज के बारे में था. सी कौन सा था, टाइप ऑफ ऑरेंज के बारे में था. डी कौन सा था, स्पेस के बारे में था. तो इसीलिए ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. ओके गाइस, आंसर ऑप्शन हो जाता है हमारा ए. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. ओके गुड. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए कितना डिफरेंट क्वेश्चन आई हैव गॉट फॉर यू. इट सेज ऑफ द फॉलोइंग the best criticism of the argument is that it overlooks the possibility. मतलब ऑथर ने एक आर्ग्यूमेंट दिया है और एक पॉइंट ऑफ व्यू या एक आर्ग्यूमेंट है. यहाँ पर हम लोग को उस आर्ग्यूमेंट को क्रिटिसाइज करना है. मतलब हमें उसे गलती निकालनी है. क्या गलती निकालनी है कि व्हाट हैज़ द आर्ग्यूमेंट ओवरलुक्ड. ओवरलुक का मतलब क्या उस आर्ग्यूमेंट ने किस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है. व्हाट हैज़ इट एंडेड अप ओवरलुकिंग. तो उस पर हमको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, ये ओवरलुक वर्ड पे. ठीक है, तो आप समझ गए हमको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट को, पर उसके लिए पहले आर्ग्यूमेंट ढूंढना बहुत ज़रूरी है. सो क्विकली रीड इट गाइस, कम ऑन. आफ्टर रीडिंग 2 to 5 seconds रिफ्लेक्ट कि मैंने समझा क्या है इससे. फिर ही मूव ऑन टू योर ऑप्शंस. वी वांट टू नो कि हमको ऑप्शन से क्या चाहिए, तभी हम ऑप्शंस को ठीक से सिलेक्ट और एलिमिनेट कर पाएंगे. Okay, I hope all of you are going through this guys, going through it carefully as well. Okay. थोड़ा इन्फ्लेशन के बारे में है, सो थोड़ा इकोनॉमी कॉमर्स से रिलेटेड पैसेज है, पर हमें सब टाइप के पैसेजेस को रीड करने की एबिलिटी होनी चाहिए. Okay, it is often said that high rates of inflation का मतलब है जब prices ज़्यादा होते हैं, rise in prices, tend to diminish या reduce people's incentive या motivation to save and invest. ठीक है, तो often हम लोग सोचते हैं कि जब high rates of inflation होता है, जब prices ज़्यादा होता है, तब लोग ज़्यादा save और invest नहीं करते. क्यों सेव और इन्वेस्ट नहीं करते ज़्यादा? क्योंकि उनको लगता है कि उनका खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि प्राइसेस प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा है. आटा दाल का भाव बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनको खर्चा काफ़ी करना पड़ जाता है. तो वो लोग सोचते हैं कि सेव और इन्वेस्ट तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है, दिस व्यू मस्ट बी इनकरेक्ट. पर ऑथर को लगता है ये व्यू इनकरेक्ट है. हाउएवर, बिकॉज people generally saved and invested more of their income in 1970. 1970 में people saved and invested more when inflation rates were high. इस 1970s का जो पीरियड था उसमें इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा था, फिर भी लोग सेव और इन्वेस्ट कर रहे थे than they did in 1980s when inflation rates were low. तो ऑथर ने बोला है कि जो जनरल बिलीफ है वो गलत है, क्योंकि जब हम लोग ऑब्जर्व करें डेटा तो हमको पता चल रहा है कि 1970 में जब प्राइसेस या इन्फ्लेशन दर बहुत ज़्यादा थी तब लोग और सेव कर रहे थे और इन्वेस्ट कर रहे थे, ना कि 1980s में जब इन्फ्लेशन रेट कम था. ओके, नाउ विच इज़ द बेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट. किसका आर्ग्यूमेंट? ये लास्ट ऑथर का आर्ग्यूमेंट. ऑथर सोचता है कि इन्फ्लेशन रेट जब ज़्यादा होते हैं तब ज़रूरी नहीं है कि आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम होते हैं. अब हम उसे क्रिटिसाइज़ करना है, हमें बोलना है ऑथर को नो, आपने जो ये 1970 1980 का एग्जाम्पल देख के जो आपने कंक्लूजन निकाला है वो गलत है.
क्योंकि आपने कुछ ओवरलुक किया है, आपने क्या नहीं सोचा है, क्या नहीं समझा है, क्या नहीं ओवरलुक किया है, ये क्या ओवरलुक किया है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑल पीपल डू नॉट रेस्पॉन्ड इन द सेम वे टू अ गिवन इकोनॉमिक स्टिमुलस, थोड़ा जनरल ऑप्शन है। ऑल पीपल डू नॉट रेस्पॉन्ड थोड़ा जनरल ऑप्शन है। विच इकोनॉमिक स्टिमुलस पता नहीं, एक बार होल्ड पे रखते हैं। Certain factors operating in the 1980s but not in the 1970s diminished people's incentive. ऑथर ने यहाँ पे बोला है 1970 और 1980 को कंपेयर किया है। ऑथर ने सिर्फ सोचा इन्फ्लेशन रेट का ही फैक्टर ऑथर ने कंसिडर किया है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि शायद 1980s में कुछ और फैक्टर्स होंगे जो 1970s में नहीं थे, जिसके कारण लोगों का इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स कम था। सी फॉर एग्जांपल अगर आप अभी भी देखो तो वेयर वी आर नॉट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग मच। इसका रीज़न सिर्फ इन्फ्लेशन रेट ही नहीं है, और फैक्टर्स भी है। कुछ फैक्टर जैसे कुछ डिजीज़ है या कोई भी कुछ वॉर हो सकता है उस टाइम कंट्री में, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण पीपल का लाइफ इम्पैक्ट हुआ था और उस कारण वो लोग सेव नहीं कर पाए थे। तो बी कोई कुछ हद तक सही लगता है, क्योंकि वो एक रीज़न बता रहा है कि ऑथर गलत है, उसने क्या नहीं सोचा है। उसने सिर्फ ले लिया कि ठीक है 1970 में सेविंग्स ज़्यादा थे, 1980s में सेविंग कम थे, इन्फ्लेशन रेट पर 1970 में तो काफ़ी आए थे, फिर भी लोग सेव कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन रेट से फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ऑथर ने सर्टेन अदर फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा होगा। शायद उस टाइम कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसके कारण लोग सेव नहीं कर पा रहे होंगे, तो ऑथर को वो भी कंसिडर करना चाहिए था। ओके, सी द पॉपुलेशन वाज लार्जर। सो पॉपुलेशन लार्जर तो उसका क्या करना है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो है नहीं ऑप्शन। हाउ इज दैट गोइंग टू इफेक्ट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, वी डोंट नो। A factor that affects people's savings behavior in a certain way could affect people's investment behavior quite differently। देखिए ए कितना जनरल है, डी ऑप्शन भी जो है वो कितना जनरल है। ये इन सभी ऑप्शन में से जब आप कंपेयर करोगे कौन सा ऑप्शन टू द पॉइंट है। ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या था, ऑथर का आर्ग्यूमेंट था ये 1970s और 1980s के पॉइंट को लेकर, कि उन्होंने सिर्फ इन्फ्लेशन रेट को पकड़ा है, उन्होंने दूसरे चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। वो हमको कौन सा ऑप्शन बताता है, हमको बताता है वो ऑप्शन डी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। मैं बोल सकती हूँ कि फॉर इंस्टेंस लेट्स से 2019 में काफ़ी लोगों की 2019 में डेथ रेट कम था, 2020 में जो डेथ रेट है वो मोर्टेलिटी रेट हायर है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसका मतलब ये है कि हमारा हेल्थ सिस्टम अब बिगड़ गया है, दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि हमको अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। व्हाई इज द डेथ रेट हायर इन 2020? बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ सिवियर पैंडेमिक। तो कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं जो ऑथर को कंसिडर करना चाहिए था, जो 1980 और 1970s के सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ना कि सिर्फ इन्फ्लेशन रेट। सो दैट इज व्हाट द ऑथर हैज ओवरलुक्ड। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस गाइज। ये सब क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन लोगों ने कैट के पेपर को ठीक से अभी तक नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ एक बार देखो जाकर, आपको पता चलेगा फिर कि कितना इंपॉर्टेंट एरिया और इतने कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके राइट गाइज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, very common question, which of the following must be true, which of the following must be false, very common questions these all are. Okay, these things we'll have to focus on. Come on, read it. Active reading, you must go ahead with active reading. What is active reading? We are reading and understanding. We are reading and understanding. Okay, we have to read and understand simultaneously. We have to read and understand simultaneously. Okay, okay, read and understand. And when we come to the options, we will try out elimination method. Okay guys, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक 5 seconds 10 seconds आप रिफ्लेक्ट करो. Okay, right, let's read it.
10 years ago, the number of taxpayers in Greenspace County was slightly greater than the number of registered voters. 10 years ago का यहाँ पे context है, बोल रहा है कि the number of taxpayers, ठीक है, जितने लोग tax pay करते थे, that was slightly greater than what? The number of registered voters. ओके तो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि इट्स टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स वाज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वोटर्स. द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैज डबल्ड ओवर द लास्ट 10 years. मतलब ये जो टैक्स था, सपोज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स था 100, अब क्या हो गया उस नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को, दैट हैज बिकम डबल. तो हाउ मच हैज दैट बिकम? दैट हैज बिकम लेट्स से 2 times. ठीक है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इज डबल, तो 100 से 200 हो गया, 1000 से 2000 हो गया, इट्स बिकम फ्रॉम T to 2T. While the number of registered voters has increased, number of registered voters भी increase हुआ है. ठीक है, सपोज अगर पहले 10 था तो अब तो 15 हो गया होगा, बट एट अ लोअर रेट. यहाँ पे तो जो टैक्स वाले डबल होने का रेट है वो 2 times है, पर जो नंबर ऑफ वोटर्स के डबल होने का रेट है वो शायद 2 times नहीं है, वो शायद 1.5 times है. ठीक है, तो अब हमको क्या लगता है, अब भी रिलेशनशिप क्या है गाइस? नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स आर स्टिल मोर देन द नंबर ऑफ वोटर्स. व्हाई आर द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स स्टिल मोर देन द नंबर ऑफ वोटर्स? दो बोथ हैज इंक्रीज्ड, बट दिस हैज इंक्रीज्ड 2 times, दिस हैज नॉट इंक्रीज्ड 2 times. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स पहले था 100, नंबर ऑफ वोटर्स पहले थे 50, 100 इज मोर देन 50, करेक्ट? तो T इज मोर देन V. अब जो 10 years के बाद हुआ है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स डबल हो गए, तो 100 से क्या हो जाएंगे, अब वहाँ पे 200 हो जाएंगे, करेक्ट? पर नंबर ऑफ वोटर्स बड़े हैं, पर उतने ज़्यादा तादाद में नहीं बढ़े, तो वो लोग डबल नहीं हुए. मे बी 50 थे पहले, अब 75 हो गए, तो स्टिल 200 इज मोर देन 75. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस. तो जब भी स्टैटिस्टिक्स दिया होता है, उसका इन्फ्रेंस निकालना बहुत ज़रूरी होता है. उसी बेसिस पे हम लोग अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे. इन्फ्रेंस निकालना ज़रूरी है. से स्टैटिस्टिक्स को ब्लाइंडली पढ़ते रहना, फिर क्वेश्चन आया उस पर फिर जाके वापस एनालाइज करोगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा. whenever numbers, figures, relationships are given, analyze it immediately. जस्ट मेक, अब मैंने आपको बोला था ना ट्रबल शूटिंग के वीडियो पे समराइज कीजिए, तो क्विकली मैंने एक समरी यहाँ पे बना लिया है. Earlier number of taxpayers were more than the number of voters. Taxpayers have increased by 2 times, तो वो लोग 2T हो गए हैं. Number of voters have also increased but not at that rate, तो वो लोग थोड़े कम रेट से इंक्रीज हुए. तो इसका मतलब स्टिल क्या है, टैक्सपेयर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ वोटर्स. ठीक है, अब देखो एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. द नंबर ऑफ टैक्सपेयर्स इज नाउ, ये अभी का सिचुएशन, द नंबर ऑफ टैक्सपेयर्स इज नाउ स्मॉलर देन द नंबर ऑफ, क्लियरली इट्स नॉट स्मॉलर, इट इज ग्रेटर. तो ए हमारा आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता. द प्रपोर्शन ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स to taxpayers has increased over the last 10 years. The proportion of registered voters to taxpayers has decreased over the last 10 years. The proportion of registered voters to taxpayers has remained unchanged. It has definitely not remained unchanged. कुछ फेरबदल हुआ है. Now we have to see whether they have increased or they have decreased. Okay. Now, the proportion of registered voters to taxpayers. अगर आप वोटर्स का proportion देखोगे, हमने बोला ये 2 times increase हुआ है, ये सिर्फ शायद 0.5 या 1.5 times, तो proportion अभी भी वोटर्स का कम है. So the proportion of registered voters, it is definitely less. Correct? Arrow mark का direction देखिए, it is definitely less ना अभी, it is definitely less than the number of क्या, देन द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स. ये हमने क्लियरली यहाँ पे फिगर आउट कर लिया था ऑलरेडी, बस वेरिएबल्स थोड़े इधर उधर बदल दिए हैं, और कुछ नहीं हुआ. यहाँ पे 2T वॉज ग्रेटर देन V, मतलब V इज लेसर देन T. तो नंबर ऑफ वोटर्स इज डेफिनेटली लेस देन द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, इट हैज डिक्रीज्ड. तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा C, बिकॉज वोटर्स आर लेस, वोटर्स आर नॉट मोर. वो 2 times बढ़ा है, ये 2 times नहीं बढ़ा है, ये बड़ा होगा 0.5 टाइम्स से, या ये बड़ा होगा सिर्फ 1.5 टाइम्स से. ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस. ये सब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि हमें रीजनिंग पर क्यों फोकस करना है. देखिए, इट्स नॉट जस्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल नाउ, इट जस्ट रिमेन्स एज अ टूल. That's why even those of you who do not have a very strong background in language, you can still ace this.
प्रोवाइडेड यू गो थ्रू इट केयरफुली. मुझे याद है मेरे पिछले साल ही एक स्टूडेंट था, ही वॉज नॉट, उसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, यू नो, टिल 12th ही हैड नॉट इवन स्टडीड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. तो उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था. तो यू नो ही वॉज ऑलवेज वेरी वरिड, बट ही इज़ वन ऑफ द 99 percentiles नाउ, एंड ही गॉट एडमिशन इनटू वन ऑफ द टॉप IIMs. तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस इज़ द की, डेडिकेशन इज़ द की, स्ट्रैटेजी इज़ द की, और आपको सुनना पड़ेगा. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, रीजनिंग पे फोकस कीजिए और इन क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व कीजिए. एंड यू हैव टू सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे और कंटेंट और डेटा को एक्सेस आप कर पाओ. ओके गाइस, राइट, ओके, गो थ्रू दिस क्वेश्चन गाइस. ये एक सपोर्टिंग क्वेश्चन है. ओके, यू विल हैव टू टेल मी द राइट आंसर. कम ऑन, रीड इट. यू नो, यू शुड एक्चुअली बी रिलीव्ड कि अब सिर्फ लैंग्वेज पे इतना फोकस नहीं है. ऐसे कई यू नो रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सबके लिए एक लेवल फील्ड आ चुका है, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड आ चुका है. सबका यू नो सब लोग अब कर सकते हैं. इट्स एवरीवन्स गेम नाउ. ओके, right. Okay, let's go through it together once. High levels of fertilizer and pesticides needed when farmers are trying to. High levels of fertilizers and pesticides needed when farmers try to produce high yields of the same crop year after year pollute the water supply. काफ़ी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं जब आप सेम क्रॉप के हाई यील्ड या हाई आउटपुट जनरेट करना चाहते हो. उसका नतीजा क्या होता है, वाटर सप्लाई पोल्यूटेड हो जाता है. तो ताकि वो लोग सेम क्रॉप को बार बार हर साल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण ईयर आफ्टर ईयर ये करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर सप्लाईज बहुत पोल्यूटेड हो जाते हैं. एक्सपर्ट्स जो है, देयरफॉर दे आर अर्जिंग फार्मर्स, उनको अर्ज कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू परसुएड देम कि आप क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करो, आप सेम क्रॉप को बार बार मत उगाओ. अगर आप आज यू नो फॉर एग्जाम्पल यू आर ग्रोइंग लेट्स से कॉर्न, so tomorrow you grow something else, maybe wheat or bajra, whatever. Diversify करो अपने crops को and rotate करो, crop rotation करो, diversification करो yearly. तो आपको इतने fertilizers और pesticides की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. अब प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे, टू रिसीव गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट बेनिफिट. पर अगर उनको गवर्नमेंट से बेनिफिट चाहिए प्राइस सपोर्ट में, रेगुलेशन में फॉर अ क्रॉप, फार्मर्स मस्ट हैव प्रोड्यूस दैट सेम क्रॉप फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स. एक्सपर्ट्स ने तो बोल दिया कि आप रोटेट करो, क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करो, पर फार्मर के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, प्राइस में सपोर्ट चाहिए, तो वो उसको पाने के लिए मुझे सेम क्रॉप को ही प्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा. तो मैं ये क्रॉप रोटेशन कैसे करूँ, मैं ये यू नो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करूँ, मुझे तो सेम क्रॉप ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है. सो अब समझते हैं ऑप्शन. तो देखते हैं कौन सा इनमें से ऑप्शन सपोर्ट्स दिस पॉइंट, सपोर्ट्स दिस कंक्लूजन. ठीक है. ए, द रूल्स फॉर गवर्नमेंटल सपोर्ट ऑफ फार्म प्राइजेस वर्क अगेंस्ट एफर्ट्स टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन. हाँ, अगर आप देखो गवर्नमेंट का जो रूल है कि सेम क्रॉप प्रोड्यूस करो, ये जो रूल है वो अगेंस्ट जाता है किसके, वाटर पोल्यूशन रिड्यूस करने के एफर्ट को. क्योंकि अगर हमको वाटर पोल्यूशन कम करना है तो हमें अलग क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे, पर गवर्नमेंट के बेनिफिट के कारण हमें सेम क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे. तो ये दोनों जो हमारे पास ऑप्शंस है, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, वो एक दूसरे से भिड़ता है. दे कोलाइड, दे डोंट गो हैंड इन हैंड, तो दे आर गोइंग अगेंस्ट ईच अदर. The only solution to the problem of water pollution from fertilizers and pesticides is to take farmland out of production. मतलब you don't do farming for once. पर experts का ये view नहीं है कि आप farmland you know take it out of production. Experts का view आप produce करो, crops अलग अलग लो. So this option is not related. Farmers can continue to make a profit by rotating diverse crops, thus reducing costs for chemicals, but not by planting the same crop each year. Farmers can continue to make a profit by rotating diverse crops, thus reducing cost. ठीक है, ये बोल रहा है कि आप profit you will get,
you rotate the crops, that will reduce your cost of chemicals, okay, but not by, and you don't plant the same crop every year जो experts बोल रहे, it says farmers can make a profit. But see हमारा question जो है, it says best support which of the following conclusion जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट पॉलिसी कितना अनफेवरेबल है ये डाइवर्सिफिकेशन को लेके, वाटर पोल्यूशन एफर्ट्स को लेकर, सेव करने के एफर्ट्स को लेकर. तो ये जो ऑप्शन है वो कंक्लूजन पे फोकस नहीं है. दिस इज नॉट इवन टेलिंग अस एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट सपोर्ट. फिर आप गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में क्या करोगे, प्राइस सपोर्ट के बारे में क्या करोगे, आप उसे छोड़ दोगे. सो सी इज नॉट कंप्लीट. डी, new farming techniques will be developed to make it possible for farmers to reduce. Now when will these new farming techniques develop? They are not even talking about new farming techniques. देखो आप क्वेश्चन देखो, दो ऑप्शंस पर ही है, एक तो रोटेशन है और एक गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट है. बेस्ट सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग. कंक्लूजन क्या है कि क्योंकि उनको सेम क्रॉप क्यों डालना पड़ता है बार बार, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी इतना अनफ्रेंडली है उनके लिए. तो वो कंक्लूजन है हमारा. So which is our answer option, guys? Our answer option here becomes A. Okay, I hope this is clear, guys. Other options जो है वो actually related नहीं है question से. Okay, so our answer options, B will be incorrect. Other options will be incorrect. So which is our right answer, guys? Our right answer will become definitely A. A जो है हमारा right answer हो जाता है, because it is the only option which is related to the question, which is talking about pollution, which is talking about government support, and it is giving us the conclusion. It is supporting, or yes, it is condensing and it is adding to that conclusion. Okay, right, let's go to the next question, guys. Let's see one more question. Come on. Okay, which of the following, if true, raises the most serious doubt? Weakening question here. Okay, we have to weaken. So go through it once, then we'll see what do we exactly want from the option. आप एक बार try करो. Come on, go through it. Okay, I hope all of you are doing active reading. That is, you are reading and understanding at the same time, which is very crucial, which is very important. रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद, सोचना चाहिए कि ऑथर का यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था. व्हाट डज द ऑथर वांट अस टू डू, व्हाट डज द ऑथर वांट अस टू टेल, व्हाट डज द ऑथर वांट अस टू अंडरस्टैंड. ये सब बहुत ज़रूरी है. Okay, right, let's go through the questions, guys, once together. Nutritionists are advising people to eat more fish. Why? Since the omega-3 fatty acids in fish help combat. What is the meaning of combat, guys? Combat का मतलब होता है fight. तो न्यूट्रिशनिस्ट बोल रहे हैं लोगों को कि आप और ज़्यादा फिश खाओ. क्यों? क्योंकि फिश में ओमेगा 3 है, जिससे कई डिजीजेस को हम लोग फाइट कर सकते हैं. वी कैन ओवरकम अ लॉट ऑफ डिजीजेस इफ एवरीवन टुक दिस एडवाइस. हाउएवर, देखिए ये सब वर्ड्स हाउएवर वगैरह कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दीज वर्ड्स ओनली गाइज विल टेल अस व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द ऑथर एक्चुअली ट्राइंग टू टेल. सो इफ एवरीवन टुक दिस एडवाइस, हाउएवर, देयर वुड नॉट बी इनफ फिश इन द ओशंस, क्योंकि सारे फिश तो लोग खा जाएंगे, तो फिश बचेगा ही नहीं to supply the demands, and the oceans are already being overfished. मतलब उसको हम already fishing कर करके oceans को already exploit कर रहे हैं. Overfishing ऐसे ही हो रही है. The obvious method to ease this pressure on wild fish population is for people to increase their consumption of farmed fish. Okay, so what is the author trying to say over here? The author is trying to say कि the obvious method to ease the pressure, ताकि आप oceans का भी fish खत्म नहीं करो, और आप ocean का भी fish नहीं खत्म करो, river का भी fish नहीं खत्म करो, और साथ ही साथ आपको benefits भी मिले ओमेगा 3 के लिए. उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि आप fish farmed fish खाओ. आप फिश की फार्मिंग करो, दोज फिश को उगाओ जो उनको पैदा करो जो लोग इसी पर्पस के लिए स्पेशली बनाए गए, जो कंजम्पशन के पर्पस के लिए स्पेशली उनको रेयर किए जाएंगे. तो ये ऑथर का सोल्यूशन है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू
raises the most serious doubt concerning the prospects for success of the solution. तो जो ऑथर ने यहाँ पे सोल्यूशन दिया है वो ये है कि यू टेक अ लॉट ऑफ फार्म्ड फिश, यू ईट अ लॉट ऑफ फार्म्ड फिश, ठीक है, पर हमको उसे बोलना है कि सीरियस डाउट वीकन कि कौन सा ऑप्शन वर्कआउट नहीं करेगा, क्यों फार्म्ड फिश, कौन ये ऑप्शन क्यों वर्कआउट नहीं करेगा, ये क्यों एक अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा, क्यों फार्म्ड फिश उगाने से भी हमको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, वो हमको देखना है. ओके राइट, लेट्स एलिमिनेट द आंसर ऑप्शंस गाइस. ए, aquaculture or fish farming raises more fish in a given volume of water. If they raise more fish, no, then it should be good because you'll get the fish also, omega-3 भी मिल जाएगा, health भी ठीक रहेगी. Some fish farming, particularly of shrimp and other shellfish, takes place in enclosures in the ocean. Okay, so do it in the ocean, so what? Right? There are large expanses of ocean waters that do not contain enough nutrients to support substantial fish population. Okay, but we are not talking about ocean fish ना. Solution जो है वो farmed fish के बारे में. D को एक बार देख लेते. The feed for farmed ocean fish, जो आप वो feed उनको खिलाते हो fish को, is largely made from small wild caught fish, including the young of many popular food species. अब देखो D को देखो, ये D बोल रहा है कि आप फिश को तो फार्मिंग कर लोगे, फिश की फार्मिंग, पर आप उन फार्म फिश को खिलाओगे क्या? आपको उन फार्म फिश को खिलाने के लिए वाइल्ड फिश ही पकड़ने पड़ेंगे, और जो वाइल्ड फिश वो है वो वापस पॉपुलर फूड स्पीशीज है, तो आप वैसे भी फूड स्पीशीज को खत्म करोगे. खुद नहीं खा के डायरेक्टली आप उसे फार्म फिश को तो खिलाए रहे हो, तो फिर भी फिशिंग पॉपुलेशन, जो फिश का पॉपुलेशन है वो इफेक्ट होगा ओशंस में. तो डी हो जाता है हमारा राइट आंसर. मैं आपको एक बार ठीक से समझा देती हूँ ये वापस. जो ऑथर का मेन सोल्यूशन है कि आप फार्म फिश खाओ, आप वाइल्ड फिश मत खाओ, क्योंकि ऐसे ही ओवर फिशिंग हो रहा है, ऐसे ही जो ओशन में वो फिशेस कम है, तो आप फार्म फिश खाओ. पर फार्म फिश को खिलाने के लिए तो हमको वाइल्ड फिश लेना ही पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली नहीं खा रहे तो क्या हुआ, हम वो फार्म फिश को तो खिलाए रहे हैं, फिर भी फिशिंग ओशन में चल रहा है, उसके कारण भी हमें ओशन में जाना पड़ेगा वाइल्ड फिश पकड़ने. वाइल्ड फिश पकड़ने जाएंगे तो फिर वापस फिश का पॉपुलेशन कम हो जाएगा ओशन में, तो ये तो कोई ढंग का सोल्यूशन नहीं हुआ. तो आंसर ऑप्शन हो जाता है डी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस गाइस. देखिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग में क्या हो जाता है गाइस, रीजनिंग क्योंकि इतना फोकस्ड है ये रीजनिंग में, तो आपको लैंग्वेज आप हिंदी में भी समझ पा रहे हो. अगर आपको एक बार रीजनिंग कॉन्सेप्ट आप पकड़ लो ना गाइस, तो आपका थिंकिंग तो है, आप सब में कॉमन सेंस तो है, तो आप ये क्वेश्चंस को कर पाओगे, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे. ओके, जैसे हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमको ये देखने की ज़रूरत थी कि सोल्यूशन, प्रपोज सोल्यूशन. इससे पहले जो क्वेश्चन था वी हैड टू फोकस ऑन द वर्ड कंक्लूजन. इससे पहले जो क्वेश्चन था वी हैड टू फोकस ऑन सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकेंड. तो ऐसे ना गाइस, आप क्वेश्चन स्टेम को अगर ठीक से पकड़ लोगे तो आपको डेफिनेटली आंसर ऑप्शंस करेक्ट आते जाएंगे. पर हाँ, रीजनिंग पे शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो इस स्पेस को देखिए गाइस, हम और क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस देते आएंगे. ये पक्का हो गया ना आपका, तो आरसी को आपको हाँ डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आप अटेम्प्ट करोगे आपको सही मिलेंगे. Okay, for more guys, for more videos, for more inputs, for lectures, live classes, courses, structured courses, you will have to subscribe. ठीक है, आपको आप सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. आप मेरा कोड यूज़ कीजिए गाइस, रितु MBA. आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको 10% ऑफ मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. कैट प्रिपरेशन का पूरा आपका जो सिलेबस है, सारे एरियाज, ना कि सिर्फ वर्बल, लॉजिक, DI, LR, क्वांट, मॉक टेस्ट, सब कुछ होगा प्रिपरेशन. बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब. सो यूज माई कोड रितु MBA. रितु इज माई नेम एंड MBA इज आवर गोल. सो रितु MBA को याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डेफिनेटली you will be definitely one of the 100 percentilers in CAT. Okay, so guys, until I see you next time, bye bye and take care. See you.